अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट में काइनेमैटिक्स का। काइनेमैटिक्स मतलब काइनेमैटिक्स, मोशन के काइनेमैटिक्स मतलब व्हेन वी आर डीलिंग विथ द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन which are an इफेक्ट ऑफ मोशन। मोशन हो रहा है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। मोशन जब हो रहा है तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करना पड़ता है। बेसिकली उसके जो इफेक्ट्स हो रहे हैं एक्स वी और ए विथ रेस्पेक्ट टू टी, उसके साथ जब हम डील करते हैं उसको काइनेमैटिक्स बोलते हैं। आपको अच्छे से पता है। अब व्हाट डज इट कंप्राइजेस कंप्लीटली ऑफ, या हम लोगों ने जो पढ़ा था, हमने किस चीज़ की डेफिनेशन के साथ शुरू किया था, और उसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कंसिडर की। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर की, या वेलोसिटी में कौन कौन सी वेलोसिटीज़ पढ़ी, एवरेज वेलोसिटी पढ़ी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी, स्पीड पढ़ी, ग्राफ्स पढ़े तो ग्राफ्स किस किस तरह से रिलेटेड था। लास्ट में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी तो रिलेटिव वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या थी। रूट में ही रिलेटिव वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी जब हम नॉर्मली किसी चीज़ की वेलोसिटी बोलते हैं, एक मिनट रुकिएगा। तो जब हम नॉर्मली किसी चीज़ की वेलोसिटी बोलते हैं तो वो बेसिकली रिलेटिव रहती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अलग से क्यों पढ़ाते हैं, और जब हम नॉर्मली किसी चीज़ की वेलोसिटी बोलते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर इन अ मूविंग कार, और उस कार की वेलोसिटी हम लोग बोल रहे हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर है, तो वहाँ पे किसके रिलेटिव में बोल रहे हैं। तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली रिलेटिव होता है, बट हम लोग जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मानते हैं, उसको इतना रिजिडली मान लेते हैं कि वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमको एब्सोल्यूट वाला कॉन्सेप्ट दिखने लगता है। मैंने सबसे डिस्कस किया है एब्सोल्यूट और रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या होता है। आई सपोज सबको याद होगा। मैं बताते जाऊंगा, जहाँ पे आपको लगे कि आपको पूछ लेना चाहिए, बिल्कुल बीच में बोलेंगे और पूछ लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेप्ट मैप फॉर मोशन। अब ये जो मोशन है, मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को मूविंग क्यों कहते हो, आपको अलग अलग चीज़ें पता है। किसी ऑब्जेक्ट को मूविंग क्यों कहते हो, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। किसी ऑब्जेक्ट को मूविंग क्यों कहते हो, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड क्लियर होनी चाहिए। किसी ऑब्जेक्ट को मूविंग जब कहोगे जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रही हो, तो उस ऑब्जेक्ट को आप मूविंग कहोगे। मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे पोजीशन लिख के छोड़ देता हूँ। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको आप मूविंग कहोगे। ओके, अभी मैं मूविंग हूं या नहीं, ये पूछना ही गलत हो जाता है। बट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो जनरल यूज में है, टीचर जनरल डिस्कशन में आता है, और वो जनरल डिस्कशन क्लास में भी उतर के आ जाता है। जो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जनरल डिस्कशन के रूप में, जनरल डिस्कशन में लेते हैं, या जनरली अगर मैं बोलूं कि अभी मैं मूविंग हूं या नहीं, तो आप सब लोग बोलेंगे कि नहीं सर आप स्टेशनरी हो, क्योंकि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाय डिफॉल्ट अर्थ को ले रहे हो। आपको पता हो ना पता हो,
बट बाय डिफॉल्ट आप अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चीजों को मूविंग या स्टेशनरी बोलते हो। पर कॉन्सेप्ट यह है कि अर्थ भी खुद मूविंग है, क्योंकि अर्थ खुद मूविंग है, क्योंकि अर्थ खुद मूविंग है, इसलिए उसको हमेशा उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना तो सही नहीं है। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में आप चीजों को मूविंग या स्टेशनरी बोलते हो, उस समय आपके दिमाग में होना चाहिए कि अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जाता है और चीजों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो सकता है। तो मोशन की डेफिनेशन जो मैंने लिखी कि उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है विथ रेस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब थोड़ा सा हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बात कर लेते हैं। फ्रेम ऑफ, इतना वर्ड छोड़ दो, रेफरेंस। रेफरेंस तो समझते हो ना, रेफरेंस मतलब होता है किसी चीज के विथ रेस्पेक्ट टू। रेफरेंस का मतलब होता है किसी चीज के रेस्पेक्ट में, या पैरेलली बनाते जाएंगे। आप चाहें तो पॉइंट वाइज बनाते जाइए और बाद में ब्रेन मैप की तरह बना लीजिए। तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिख ली होगी, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की लिखवाऊंगा। ओके, अभी इस पॉइंट पे आ गए हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ के कि आप चीजों की डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप चीजों की डेफिनेशन लिख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं वर्ड बाय वर्ड। और वो वर्ड्स में से जो समझ में नहीं आता, वो वर्ड्स में से समझ में जो नहीं आता वो मुझसे पूछेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहा जाता है ये बता रहा हूं। एक सिस्टम, अ सिस्टम लिखिए, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स and with reference to which observer describes any event. A system consisting of a set of coordinates with reference to which observer describes any event. लिखा? तो देखो, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं एक ही कोऑर्डिनेट में बात करूं तो मैं मेरे मोशन को लिमिट कर रहा हूं 1D तक। अगर मैं एक ही कोऑर्डिनेट में बात करूं, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट हैज डिस्प्लेस्ड या ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम द पॉइंट 4 मीटर्स टू 10 मीटर्स, तो मैं एक ही कोऑर्डिनेट में बात कर रहा हूं। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दैट। तो वो 1 डायमेंशन हो जाएगा। 9th में मोस्टली हम लोग 1 डायमेंशन में बात करते हैं। जब 2 डायमेंशन में जाना होता है तो हमको हेल्प लगती है वेक्टर्स की, और सिर्फ वेक्टर्स की नहीं, पूरे के पूरे वेक्टर्स अलजेब्रा की, जो इतना सिंपल नहीं होता। सिंपल है पर इतना सिंपल नहीं होता है। जैसे अलजेब्रा में आपको ध्यान होगा 7th 8th क्लास में जब अलजेब्रा, नॉर्मल अलजेब्रा पढ़ रहे थे, तो यू माइट हैव सॉल्व्ड हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस। तो वेक्टर अलजेब्रा को समझने के लिए भी कुछ 50-100 क्वेश्चन तो सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर 1D से 2D में स्विच होना आ गया, अगर 1D से 2D में स्विच होना आ गया तो 2D से 3D में आप डायरेक्टली स्विच हो सकते हैं। अगर 1D से 2D में स्विच होना आ गया तो 2D से 3D में आप डायरेक्टली स्विच हो सकते हैं, दिक्कत नहीं आती। मैं डेफिनेशन वापस बोल रहा हूं। द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो एक कोऑर्डिनेट में बात करी 1D, 2 कोऑर्डिनेट में बात करी 2D, वो आपने सीखा है मैथमेटिक्स में भी, और 3 कोऑर्डिनेट्स में बात की, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों ले रहे। जब हम कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहे हैं जब हम कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहे हैं, अगर 2D कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहे हैं, तो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को कुछ ऐसा बनाऊंगा, है ना, एक्स वाई सिस्टम। और अगर मैं z में भी बात कर रहा हूं तो z एक्सिस को मैं ऐसा निकाल दूंगा, आइसोमेट्रिक व्यू। ऐसा ही होता है ना आइसोमेट्रिक व्यू, जो चीज़ बाहर या अंदर जाती रहती है उसको ऑब्लिक बना देते हैं। जो चीज़ बाहर या अंदर जाती रहती है उसको 45 डिग्रीज पे ऑब्लिक बना देते हैं। क्यूबॉइड बनाना होता है तो ये ऑब्लिक जो बनाया है, मतलब ये चीज़ अंदर जा रही है या बाहर आ रही है। ओके,
अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो अगर मैं बोर्ड पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, एक्स वाई एक्सेस सिस्टम बनाता हूँ या एक्स वाई जेड एक्सेस सिस्टम बनाता हूँ, तो बेसिकली मैं क्या बना रहा हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सोचो मैं किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मेरा अबाउट, मैं उसके अबाउट ऑब्जर्व कर रहा हूं कि चीज लेफ्ट से राइट गया, मेरे आगे निकला, मेरे पीछे निकला, या मेरे से ऊपर गया, नीचे गया। तो मैं खुद के अबाउट एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूं, मैं खुद के अबाउट एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूं। दिस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपकी ऐसी एक्सिस जो मेरे लेफ्ट और राइट को सपोर्ट करती है, यू कैन कॉल इट एक्स एक्सिस। ये आपकी वाई एक्सिस, जो जिस एक्सिस के अबाउट मैं बताऊंगा कि चीज़ ऊपर मूव हो रही है या नीचे मूव हो रही है। और ये आपकी जेड एक्सिस, उसमें मैं बताऊंगा कि चीज़ मेरे से आगे मूव हो रही है या पीछे मूव हो रही है। इफ आई मूव लाइक दिस, अभी तो मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हूं। इफ आई मूव लाइक दिस, मैं सिर्फ घूमा, तो मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस पूरी चेंज हो गई। ओके, अब मैं खुद एक प्लेन में बैठा हूं और मैं पास वाले किसी चीज को, किसी दूसरे हेलीकॉप्टर को, मैं खुद एक हेलीकॉप्टर में बैठा हूं और मैं दूसरे एक हेलीकॉप्टर को, या ज़मीन से किसी ने मिसाइल लॉन्च की उसको, या किसी दूर बर्ड को या ग्लाइडर को ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं खुद एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं और मैं किसी दूसरी मूविंग चीज को, और मैं खुद भी मूव कर रहा हूं, और मैं दूसरी चीज को मूव होते हुए देख रहा हूं, और मैं किसी दूसरी चीज को मूव होते हुए देख रहा हूं। तो अगर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इटसेल्फ इज इन एक्सेलरेशन, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इटसेल्फ इज इन एक्सेलरेशन, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा और दूसरा सेट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। वहां पे थोड़ी सी चीजें अलग चली जाती है, वहां पे थोड़ी सी चीजें अलग चली जाती है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो हमने सीखा ही है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें अज्यूम करनी पड़ती है। वो जब मैं क्वेश्चंस आएंगे तो प्रॉपर्ली बताऊंगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप अलग अलग कैसे कर सकते हो, समझ रहे हैं? तो अगर मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं और मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं, मेरा स्टेट ऑफ मोशन कांस्टेंट है, तो अलग बात है, तो अपने नॉर्मल फॉर्मूलाज लगेंगे, नहीं तो अलग बात है। ओके, उसके बारे में ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन स्टार्ट रिमेंबरिंग व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई है। चले आगे, ये एक सेट हो गया। अब हमेशा हम काइनेमेटिक्स में क्या डिस्कस करते रहते हैं, उसकी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, चेंज ऑफ पोजीशन के अकॉर्डिंग जितनी पोजीशन चेंज हुई है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, एक्स डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे, लिख लीजिए, चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो एक्स वी टी, एक्स के पहले पोजीशन वेक्टर आता है, जो हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, बट एक्स के पहले पोजीशन वेक्टर आता है। पोजीशन वेक्टर बहुत सिंपल है, अभी यहां पे ऑब्जेक्ट है, अभी यहां पे ऑब्जेक्ट है। यहां पे जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जर्वर जब उसको देख रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसा है, ऐसा। और जब यहां पे ऑब्जेक्ट पहुंच गई तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसा हो गया, कुछ ऐसा। तो चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, यहां पे ट्रायंगल लॉ लगा देंगे। चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, कुछ ऐसा, है ना, ठीक से एरो नहीं बना, कुछ ऐसा। पोजीशन वेक्टर अभी उतना अच्छे से समझने की जरूरत नहीं है, बट पोजीशन वेक्टर मतलब समझ गए आप लोग, एज सपोज। पोजीशन वेक्टर के नेक्स्ट क्वांटिटी मतलब चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट आता है। उसकी आपने डेफिनेशन लिखी, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब यही डिस्प्लेसमेंट का स्केलर, सिर्फ स्केलर नहीं, कभी कभी क्या होता है, पोजीशन
पोजीशन जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की वो इनिशियल पोजीशन कुछ थी, फाइनल पोजीशन कुछ थी। अगर हमको सिर्फ इनिशियल पोजीशन है पता है और फाइनल पोजीशन पता है तो यहाँ पे एक चीज, एक डिटेल एक्स्ट्रा आ सकती है कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाता हुआ ऑब्जेक्ट जब इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जा रहा है तो इट कैन टेक डिफरेंट पाथ्स। जरूरी नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू गया, इट कैन टेक मैनी पाथ्स, राइट। जितना भी, जैसा भी आप बनाना चाहें, कुछ भी पाथ बन सकता है, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा पाथ लेंथ हो रहा है यहां पे, ये जो पूरा का पूरा पाथ लेंथ हो रहा है यहां पे, इसको मैं कैसे डिफाइन करूं? तो इसको आप तो बचपन से डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। इस पाथ लेंथ को बचपन से डिफाइन करते आए हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो एक डिस्टेंस हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से चीज निकली, और डिस्टेंस का वेक्टर पार्ट डिस्प्लेसमेंट। और सिर्फ वेक्टर पार्ट नहीं होता है, उसके मैग्नीट्यूड में भी कभी कभी डिफरेंस आ जाता है। यू अंडरस्टैंड दैट? अब देखना, हर चीज को, ये जो फर्स्ट चीज डिफाइन की, इसको पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया। अब अगली चीज डिफाइन करता हूं मैं जो चेंज ऑफ पोजीशन हुआ है, जो चेंज ऑफ पोजीशन हुआ है वो कितनी देर में हुआ है। अगर आप चेंज ऑफ पोजीशन पे और एनालिसिस करें, चेंज ऑफ पोजीशन तो हो गया, सपोज 10 मीटर का पोजीशन चेंज हुआ है, बट वो कितनी देर में चेंज हुआ है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स उतना ही चेंज ऑफ पोजीशन दे रही है पर अलग अलग टाइम ले रही है, तो देयर इज अ डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ मोशन एट दैट, वो उस पर्सपेक्ट पे, उस एस्पेक्ट पे देयर इज अ चेंज, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन गोइंग ऑन। और डिस्टेंस दोनों का सेम आया है, बट जो डिफरेंस आया है वो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वो आप लोग रिप्रेजेंट करते हो, अगर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताते हो तो आप बताते हो वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और बेसिकली चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो लेते हो, अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो लेते हो तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट को टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हो, इसलिए वेलोसिटी को आप बोल देते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो एक्चुअल वाला याद रखो, चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इसके स्केलर क्वांटिटी होती है, चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो जाता है, इसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नॉट अ करेक्ट टर्म, चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नॉट अ करेक्ट टर्म, इसलिए स्पीड सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो उसके कारण वेलोसिटी को आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम याद रख लेते हो। हम लोग भी पहले शुरू में याद करने के लिए बताते हैं, बट वेलोसिटी क्या होता है, यहां पे बिल्कुल स्टार मार्क करेंगे। वेलोसिटी क्या होता है? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड नॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो हाँ या ना? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं वेलोसिटी या स्पीड को पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करूं, अगर मैं वेलोसिटी और स्पीड को पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करूं, तो वेलोसिटी को मैं कर सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट पोजीशन के हिसाब से करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ओके, अब अगर फर्दर इसका आप रेट निकाल दो, किस चीज का? वेलोसिटी का रेट। जैसे वही ऑब्जेक्ट जिसका 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ था, अब वो ऑब्जेक्ट
अगर 10 सेकंड में डिस्प्लेस हो रही है या 5 सेकंड में डिस्प्लेस हो रही है तो वी विल से कि वेलोसिटी अलग अलग है। बट थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी कैसी है? शुरुआत में वेलोसिटी कैसी थी, बाद में वेलोसिटी कैसी थी? शुरुआत में वेलोसिटी कैसी थी, बाद में वेलोसिटी कैसी थी? अगर अपन सुपरफिशियली देखें कि थ्रू आउट वेलोसिटी कैसी रही, थ्रू आउट वेलोसिटी कैसी रही, तो वी आर ट्राइंग टू से जस्ट एवरेज वेलोसिटी, वी आर ट्राइंग टू से जस्ट एवरेज वेलोसिटी। उसको मैं डिस्कस करूंगा, बट मैं पहले आगे जाना चाहता हूं। आगे इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आई, सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी आई, अब मैं थर्ड फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली डिस्कस करना चाहता हूं। फिर वेलोसिटीज के अलग अलग पार्ट्स डिस्कस करूंगा। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट का रेट निकाल के वेलोसिटी है, वैसे वेलोसिटी का रेट निकाल के एक्सेलरेशन आया। तो इन तीनों चीजों में जंप करना थोड़ा इजी होता है मैथमेटिकली, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है और रेट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करूं तो रेट ऑफ दो बार आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का अगर रेट निकालें तो एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, उसका स्केलर एंड आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट जैसे स्पीड और वेलोसिटी सिर्फ स्केलरली डिफरेंट नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट आता है, बट एक्सेलरेशन में वैसा नहीं होता है, ओके। एक मिनट होल्ड करेंगे। तो मैं समझा रहा था एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हो, और वो आपको आना चाहिए, दोनों एंड्स आने चाहिए। और पोजीशन वेक्टर से कैसे रिलेट करना है वो भी आना चाहिए। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी थोड़ा जनरल टर्म है, वो इंस्टेंटेनियस चीजें देने लगती है, बट ठीक है, एक्सेलरेशन का थोड़ा सा समझ में आया, अब यहां पे जब हम मोशन कंसिडर कर रहे हैं, तो आप दिमाग में क्या चीज कंसिडर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये चीजें आपको किस लेवल तक समझ में आती है। आप दिमाग में किस तरह का मोशन कंसिडर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये चीजें कैसे समझ में आती है। जैसे एक चीज, मतलब वो एवरेज और इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। एक आप कंसिडर कर सकते हैं, कि मोशन में सबसे सिंपलेस्ट, मतलब किस चीज को फिक्स रखूं मैं? डिस्प्लेसमेंट को फिक्स रखूंगा तो रेस्ट हो जाएगा, तो रेस्ट चीज हो गई, उसको ज़्यादा डिस्कस करते ही नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती उसको डिस्कस करने की। अब एक चीज़ है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी को कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती, अगर किसी मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो ये जो एक्सेलरेशन है ये जीरो हो जाता, तो थिंग्स वुड बी सिंपलर टू कैलकुलेट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो चीजें सिंपलर होती कैलकुलेट करने के लिए। जैसे आप 8th क्लास तक करते आए हो, ज़्यादातर चीज़ों में वेलोसिटी को कांस्टेंट मानते हो। इवन 10th क्लास में आप जब मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करते हो, ट्रेन, बस, कार के मैथमेटिक्स में, तो उसमें चीज़ों की वेलोसिटी कांस्टेंट लेते हो या अज्यूम करते हो कांस्टेंट। अब मैं ये समझाता हूँ कि ये अज्यूम कैसे करिए कांस्टेंट। चीज़ों की वेलोसिटी कांस्टेंट अज्यूम करने का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा,
चीज़ों की वेलोसिटी अज्यूम करने का कांस्टेंट अज्यूम करने का मतलब होता है चीज़ों की वेलोसिटी आप एवरेज कंसिडर कर रहे हो। देखो किसी भी कोई से भी मोशन उठाओ आप, किसी भी मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है। अर्थ के आप जो अपने के डेली लाइफ के चीज़ें ले रहे हो उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। पर आपका घर से स्कूल का डिस्टेंस है, सपोज आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस है सपोज 700 मीटर्स, और आपने जब घर से साइकिलिंग शुरू की या आपने वॉकिंग शुरू की स्कूल तक, तो आपने एक स्टॉप वॉच चालू कर ली, स्कूल पहुंचे स्टॉप वॉच बंद कर दी। एज यू रीच्ड स्कूल द स्टॉप वॉच शोज कि इट टुक यू 210 सेकेंड्स, 210 सेकेंड लगे आपको स्कूल तक पहुंचने में। तो जो पर्सन ये दोनों डेटाज देखेगा तो वो आपका क्वालिटी ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड या वेलोसिटी वो निकालने की कोशिश करेगा। तो वो क्या करेगा, वो इस तरह का कैलकुलेशन करेगा। क्या करेगा वो, इस तरह का कैलकुलेशन करेगा। इस तरह का कैलकुलेशन मतलब ये 3 ज़ा ये 10 ज़ा, तो आपकी स्पीड आ गई 3.33 या 10/3 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड या वेलोसिटी आ गई। अब ऐसा हुआ होगा क्या कि जैसे ही आप साइकिल के पे बैठे वो इट स्टार्टेड विथ 3.33 मीटर पर सेकेंड और वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली जा रही है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली जा रही है और स्कूल आते ही एकदम से 0 हो गई 3.33 की। नहीं, रास्ते में सारे चेंजेस हुए होंगे। हो सकता है कोई ट्रैफिक सिग्नल आया हो, वहां पे आप रुके हो सकता है रास्ते में कोई दूसरा साइकिल चला रहा हो, उससे आप थोड़ी देर के लिए रेस लगाने लग गए तो उसको आपने पीछे छोड़ दिया, वहाँ पे आपकी स्पीड 8, 9, 10 मीटर पर सेकेंड तक चली गई थी। कहीं पे ग्रेडियंट आया ज़्यादा, आपने उस बिल्कुल लोअर गियर में डाली साइकिल और बहुत स्लो चलाने लग गए तो वहाँ पे स्पीड बिल्कुल 1 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। पर यहाँ पे क्या उतना काम है? क्या एक एक पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने का काम है? नहीं, यहाँ पे मेरे को सिर्फ काम है कि एवरेज आप किस स्पीड से साइकिल चला सकते हो। तो अगर आपके पापा कभी दूर स्कूल लें, दूर घर लें या स्कूल चेंज करके दूर कर दें और स्कूल का डिस्टेंस 1400 मीटर हो जाए, स्कूल का डिस्टेंस घर से 1400 मीटर हो जाए, so with the help of this average speed you can estimate कि आपको कितना टाइम लगेगा, या you can estimate कि आपको कितना टाइम लगेगा तो कितनी देर पहले घर से निकले। समझ रहे हैं? तो इसलिए एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज या स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को ओवरऑल आपसे कुछ लेना देना नहीं होता है कि आप बीच में किस स्पीड से जा रहे हैं, तेज़ जा रहे हैं, धीरे जा रहे हैं। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, टोटल पाथ लेंथ, अगर स्पीड निकालेंगे तो, अगर एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो फाइनल और इनिशियल के बीच में एक स्ट्रेट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट दैट इज डिवाइड बाय टाइम, तो आपकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। और यही एवरेज का फंडा हम लोग एक्सेलरेशन पे भी लगा देते हैं, क्योंकि चीज़ों का एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होता है। पर आपको ध्यान होगा जब आपने क्वेश्चंस करे हैं तो अपने चीज़ों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिया है। ये कार जो इतनी स्पीड से चल रही है, इतने सेकंड्स के लिए इतना एक्सेलरेशन लगाती है, इतने सेकंड्स के लिए इतना एक्सेलरेशन लगाती है, तो उसकी स्पीड में कितना चेंज आता है बताओ। उसकी फाइनल स्पीड इतने सेकंड्स बाद कितनी हो जाएगी, या इस इतने डिस्प्लेसमेंट में कितनी हो जाएगी। तो वहाँ पे वी कंसिडर द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन।
तो आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? तो आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? टोटल अपॉन टोटल, जिस भी चीज का एवरेज निकाल रहे हैं तो उसमें टोटल अपॉन टोटल, आप अपने मार्क्स का एवरेज निकाल रहे हैं तो आपने मार्क्स कितने ऑब्टेन किया अपॉन टोटल मार्क्स, है ना? वो एवरेज का कॉन्सेप्ट वो मीन वाले कॉन्सेप्ट से नहीं समझा रहा हूँ। मैथमेटिकल में जो अर्थमेटिक मीन होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। जनरल एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल अपॉन टोटल, किस चीज़ का एवरेज निकाल रहे हैं, टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन हुआ है आपको, या डिवाइडेड बाय टोटल जो आपने आउट ऑफ पेपर था, मैक्सिमम मार्क्स थे। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, ये फॉर्मूला लिखना रहेगा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लिखा। उसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, जितना भी लगा उसको। एक ऑब्जेक्ट जो 4 मीटर पर सेकेंड से शुरू हुआ वो 10 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच गया, तो उसका चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? 6 मीटर पर सेकेंड। कितनी देर में आया? 3 सेकेंड में आया सपोज, तो डिवाइड बाय 3 सेकेंड्स, तो ये हो गया 2, और यूनिट हो जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हैं यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको समझ में आया एवरेज का फंडा? बोलो। गुड। अब ये एवरेज का फंडा बहुत टाइम से चल रहा था। न्यूटन ने बोला इफ आई लाइक टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। एक ऑब्जेक्ट है जो पूरा मोशन कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट पे अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं? तो उसके टीचर ने बोला कि तू क्या कर, उस पॉइंट से थोड़ा सा इधर डिस्प्लेसमेंट और थोड़ा सा इधर डिस्प्लेसमेंट, इसका तू एवरेज निकाल ले और कंसिडर कर ले उस पॉइंट पे वो ही वेलोसिटी होगी। तो दिस वाज एन अप्रोक्सीमेट कंडीशन। ध्यान से सुनिएगा, दिस वाज एन अप्रोक्सीमेट कंडीशन। तो टीचर ने बोला देखो जितना प्रिसाइज जाना है, जितना नियर जाना है, उतना तो डिस्प्लेसमेंट कम कम लेते जा। तो न्यूटन ने बोला मैं कितना भी कम डिस्प्लेसमेंट ले लूं, वो हर चीज अप्रोक्सीमेट रहेगी और मुझसे बेटर कैलकुलेशन कोई दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने वो डिस्प्लेसमेंट लिया 1 मीटर, न्यूटन ने ले लिया 0.1 मीटर, किसी और ने ले लिया 0.01 मीटर, तो हमेशा उसमें ज्यादा प्रिसाइज जाने का स्कोप बने रहेगा। और वो फंडा एवरेज वेलोसिटी का ही फंडा रहेगा। वहां पे आप लोग अज्यूम कर रहे हो कि वहां पे जो एवरेज वेलोसिटी है उसको उस पॉइंट की वेलोसिटी मान रहे हो, पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ध्यान से सुनिएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट अगर हम टाइम इंटरवल को छोटा सबसे छोटा, मतलब टाइम इंटरवल को हम लोग अगर मान लें सबसे छोटा, कितना छोटा? न्यूटन की टीचर ने बोला 0.1 सेकेंड्स ले लो, न्यूटन नहीं माना। तो उसके टीचर ने बोला 0.01 सेकेंड्स ले लो, न्यूटन नहीं माना।
वो बोला और छोटा पॉसिबल है, और छोटा पॉसिबल है, तो सबसे छोटा कहां तक जाएगा ये? तो सबसे छोटा जहां तक जाएगा वहां पे अपन नंबर नहीं लिख सकते, है ना। छोटे में छोटा कितना छोटा? छोटे में छोटा कितना छोटा लिख दोगे? तो जितना सबसे छोटा जाएगा उस पर आप नंबर नहीं लिख सकते हो, तो आपको सिंबल बनाना पड़ता है। तो मेरी बात सुनो, एवरेज वेलोसिटी थी, वेलोसिटी एवरेज, या एवरेज का फंडा था, वो वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, एवरेज का फंडा था, एवरेज वेलोसिटी का फंडा था चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम या टाइम इंटरवल। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम या टाइम इंटरवल। न्यूटन ने बोला इस टाइम इंटरवल को, हियर दिस टाइम इंटरवल शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। एज स्मॉल एज पॉसिबल मतलब टेंडिंग टू जीरो, शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल मतलब टेंडिंग टू जीरो। तो अगर वो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, अगर वो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, तो वहां पे वो चीज हियर इफ डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो वो जो एवरेज वेलोसिटी का फंडा टीचर समझा रही थी, वो एवरेज वेलोसिटी का फंडा वो उस पॉइंट की वेलोसिटी पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज समझ में आती है क्या? हमने एवरेज वेलोसिटी डिस्कस की, अगर वो एवरेज वेलोसिटी में जो टाइम इंटरवल ले रहे हैं उसको बहुत छोटा कर दो, तो वो एवरेज वेलोसिटी उस पल, उस क्षण, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी पे कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डेल एक्स बाई डेल टी, फॉर्मूला यही लगेगा, बट यहां पे एक लिमिट लगने लगेगी। लिमिट क्या? डेल टी टेंड्स टू जीरो। एंड हियर यू कैन नॉट अप्लाई नॉर्मल मैथमेटिक्स, मतलब नॉर्मल एल्जेब्रा, नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं, नॉर्मल एल्जेब्रा, क्योंकि डेल टी इज टेंडिंग टू जीरो और उसका नंबर नहीं पता रहेगा आपको। तो इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है वो मैं सिर्फ लिख देता हूं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डी बाई डी टी ऑफ एक्स, और इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, जो कि हम लोग फाउंडेशन क्लास में समझेंगे। और सेम कॉन्सेप्ट गोज विथ एक्सेलरेशन, इंस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। ओके, तो ये एवरेज वेलोसिटी, और दूसरी चीज मतलब एवरेज वेलोसिटी में जब डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो वो वेलोसिटी इंस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है, तो वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। और वो वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है डी बाई डी टी ऑफ एक्स। अब ये डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्या है ये फाउंडेशन क्लास में बताऊंगा, या जब आप 11th में आओगे जब बताऊंगा। ये समझ में आया? अब दूसरी साइड हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये मैं चीज़ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो आप बाद में रिकॉर्डिंग से भी वापस से देख सकते हैं जो पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया। हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक पेज पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं पूरा क्रिस्टल क्लियर हो, बट सिस्टमेटाइज होगी, इसी तरह से सिस्टमेटाइज होगी चीज़ें दिमाग में, और फिर क्वेश्चन करने में बिल्कुल आनंद आ जाएगा, मज़ा आएगा जब ये इस तरह से चीज़ें क्लियर होगी आपके दिमाग में, सिस्टमैटिक फॉर्म में। चीज़ें आपको पता है, बट क्वेश्चन सॉल्व करवाते समय मेरे को आपको समझाना पड़ता है कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें से उठा के। तो ये जितना भी समझ में आ रहा है, हम लोगों ने लगभग 3-3.5 क्लास इसमें डिस्कस कर लिया अभी तक। जो 3-3.5 क्लास में मैंने बताया वो अभी तक इसमें डिस्कस कर लिया है मैंने। तो थोड़ा चीज़ें सिर के ऊपर से गई होगी, बट जिन बच्चों ने वो शुरू की क्लास ठीक से समझी होगी उन बच्चों को मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर क्लियर नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं, आप चीज़ें पढ़ोगे वापस से, ये कॉन्सेप्ट में आपका वीडियो आपके पास रहेगा, उसको वापस से देख सकते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
तो टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे थे और उसी में से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट एवरेज का रिक्वायरमेंट और इंस्टेंटेनियस की रिक्वायरमेंट निकाली थी। तो एक तरह का मोशन रेस्ट, दूसरा बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, या आप उसको अज्यूम कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन ना करने के लिए उसमें, तो ठीक है, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। एग्जैक्टली तो अगर हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी फिक्स हो, ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन फिक्स हो, ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो, दैट इज वेलोसिटी फिक्स हो, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। फिर थर्ड में नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो पार्ट्स होते हैं। थर्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहता है पर उसके दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट रहता है, याद होगा आपको, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फिक्स हो जाता है, तो इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, इट कैन बी स्टडीड। न्यूटन ने इसी को स्टडी किया और इन चीजों पे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की चीजों पे, जिसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलग अलग चीज होती है, तो इन चीजों पे हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती है, इन चीजों पे हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दो बेसिक, और इसमें से डिराइव्ड वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, और फोर्थ भी अगर आप लोगों को पता हो तो एसेंथ वाली। और इसका बी पार्ट जो कि नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। और उसके बी पार्ट में हम लोग डिफरेंशियल के अलावा चीजें कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो या तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है फिर भी उसमें अगर थोड़ा एवरेज कैलकुलेशंस करना है आपको, तो आप उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। आप मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ, फाइनल वेलोसिटी थी कुछ, इनिशियल से फाइनल ले जाने में उसको कितना टाइम लगा, उसके हिसाब से उसका एक्सेलरेशन फिक्स कर सकते हैं वहां पे। एंड देन यू कैन कैलकुलेट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट या डिफरेंट रेट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट पर्टिकुलर पोजिशंस। और उतना हम करते हैं, उतना हम बहुत अच्छे से करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग रेयरली डिस्कस करते हैं 11th क्लास में करते हैं, बट थोड़ा सा, बट वो भी आएगा सब कुछ अगर आपको पोजीशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाउ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन गोइंग, तो वो आगे की सारी चीजें समझ में आती जाती है। फिजिक्स में ऑलवेज रिलेट टू द बेसिक क्वांटिटी, तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बड़े से बड़ा, टफ से टफ, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। और आपको अंदर से एक फील आएगा, अंदर से एक एक्साइटमेंट आएगा जब टीचर बोलेगा चलो बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, तो वो क्वेश्चन सुनने में एक इंटरेस्ट जनरेट होगा। फिजिक्स अगर ऐसे पढ़ते हैं कि हाँ टीचर ने इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया, अब इस टाइप का क्वेश्चन का प्रोसीजर हमको पता चल गया, अब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कर लोगे, पढ़ लोगे, वो मजा नहीं आएगा। क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो मैं कैसे भी बना सकता हूं। हाँ ठीक है, आप काइनेमेटिक्स पे 1000-1500 क्वेश्चंस कर लो तो ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। 1000-1500, अब क्या इतने क्वेश्चन हर चैप्टर के लिए करोगे यार? इट इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। उसकी जगह अपनी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करो, और वो होती है पढ़ के कॉन्सेप्ट मैप डिस्कस करने से, जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन समझ में आया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों। अब जो इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस की थी, तो देखो ये एक पार्ट हो गया। अब मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दे देता हूं, ये एक पार्ट हो गया है। अगर ये अच्छे से आया हो तो मैथमेटिकली रिलेटेड चीज़ है, वो फिर इसके दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे, इसी से रिलेटेड। इसमें हल्की से डिस्कस की है मैंने,
तो सेकेंड पार्ट फिर डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। तो अभी तक हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करते हुए देखा। अभी तक हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करते हुए देखा, और इसके ड्यूरिंग हम लोगों ने मोशन को बेसिकली 3 पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश की। दैट वाज फर्स्ट रेस्ट, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन को आप डेफिनेशन वाइज भी समझ सकते हो और फिजिकल क्वांटिटीज से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, और तीसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन और दूसरा नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब सबका ओरिजिन क्या है? पोजीशन, और पोजीशन का रेट ऑफ चेंज। तो पोजीशन का फर्स्ट रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, पोजीशन का रेट ऑफ चेंज दैट इज सेकेंड रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन। ओके, अगर पोजीशन का चेंज ही जीरो है, तो मतलब रेस्ट। अगर पोजीशन का रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म मोशन। पोजीशन का रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट उसमें नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और इस पे सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पढ़ाई गई है, इस पे ऊपर अप्लाई होती हुई सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाई गई है, बट ये बीच की टर्म है। ऊपर रेस्ट है, रेस्ट के बाद यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फर्स्ट रेस्ट, फिर यूनिफॉर्म मोशन, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सबके मल्टीपल नाम है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकता हूं, या लीनियरली चेंजिंग वेलोसिटी भी बोल सकता हूं, या क्वाड्रेटिकली चेंजिंग पोजीशन डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूं। सबके मल्टीपल नाम है, एक एक नाम को बेसिक रख के समझना है और फिर रिलेट करना है दूसरे नामों से। ठीक है भाई, यहां पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमने यूनिफॉर्म इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी थी, बट जो बेसिक मोशन की इक्वेशन, मोशन के पैरामीटर्स को रिलेट एक्स वी टी, एक्स वी ए को रिलेशन बैठते हैं, वो सबके लिए होना चाहिए, और वो सबके लिए ही होता है। when I'll explain you the derivations of motion, तो डेरिवेशन ऑफ मोशन का जनरल फॉर्म होता है, उसमें जब हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस लगाते हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा हो कि हाउ वी डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन। 9th में इक्वेशंस ऑफ मोशन नॉर्मल अलजेब्रा या ग्राफिकल मेथड से डिराइव होती है, और 11th में एक मेथड और सिखाई जाती है, कैलकुलस मेथड। तो वो उस कैलकुलस मेथड में या नॉर्मल ग्राफ में आपको ध्यान होगा, जब इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोगों ने डिराइव की थी तो वीटी ग्राफ लिया था, और वीटी ग्राफ ऐसा लिया था। ऐसा वीटी ग्राफ मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो हम लोगों ने हमारे स्टडी को लिमिट कर दिया था कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे, बट उसी स्टडी को बेस से उठा के हम लोग नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन की भी स्टडी कर सकते हैं, उसके भी डेरिवेशंस कर सकते हैं। उसके डेरिवेशंस उतने सिंपल नहीं आएंगे, उतने फॉर्मूले उसके उतने सिंपल नहीं आएंगे जितने सिंपल हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन में है। तो चलिए मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखता हूं, बट ध्यान रखेंगे ये एक बीच की स्टेट ऑफ मोशन के लिए निकाली गई है, बीच के टाइप ऑफ मोशन के लिए निकाली गई है, तो उसमें कुछ कंसीडरेशंस हैं।
तो इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दोनों बेसिक। अब इन दोनों के डिराइव्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो इन दोनों की डिराइव्ड है, बहुत काम आती है, इसलिए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन नाम ज्यादा पॉपुलर है इंस्टेड ऑफ 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब एक लास्ट होता है एस एन मतलब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स वो अलग चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड अलग चीज होती है। जैसे आप मोशन कर रहे हो, मुझे निकालना है कि आपने 9 सेकेंड के खत्म होने से और 10 सेकेंड के खत्म होने तक, मतलब 10th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, 10th, मतलब टाइम इंटरवल तो 1 सेकेंड का ही है, बट वो कौन सा सेकेंड है, मोशन का 10th सेकेंड है, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एस एन माइनस 1, मतलब 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करा माइनस 9 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करा, और उसको आप ऊपर से ही ये जो सेकेंड इक्वेशन है इस पे ही सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करके निकालोगे, तो u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला जनरेट होता है। तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं जो आपको बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए। बट ये जो फॉर्मूलाज हैं ये किसके लिए हैं, इन चारों फॉर्मूलाज पे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर इन चारों फॉर्मूलाज में मैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0 लगा दूं, मतलब कौन सा केस निकाल दूं, यूनिफॉर्म मोशन का केस। ये कौन से के केस है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। इसमें मैं अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0 लगा दूं तो सिंपलर केस के फॉर्मूलेज आ जाएंगे, और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नॉन कांस्टेंट लगा दूं इनके डेरिवेशन में, इन फॉर्मूला में नहीं लगा पाऊंगा। जहां जो सोर्स है डेरिवेशन का, उनमें एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नॉन कांस्टेंट लगा दूं तो नीचे वाले जो ये वाला पार्ट आ जाएगा, जो कि इतना इजी नहीं होता है। इजी तो सब कुछ है बट इतना इजी नहीं है, उसके लिए समझना पड़ता है। बट ये 4 फॉर्मूला से अच्छे से खेलना सीख जाए तो अभी के लिए बहुत है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0 कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0 कर रहा हूँ, तो फर्स्ट फॉर्मूला विल बी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, बनी बात है। सेकेंड फॉर्मूला विल बी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यूटी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यूटी, ये बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं 1 डायमेंशन के लिए डिस्टेंस लिख दूं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यू इनिशियल वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या इनिशियल क्या फाइनल वेलोसिटी, और मैं 1 डायमेंशन के लिए लिखूं तो स्पीड लिखूं वेलोसिटी लिखूं, क्या फर्क पड़ता है। और इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपोज कर दूं तो मेरे बचपन से जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बिल्कुल 7th 8th क्लास से वो आ जाता है, 6th क्लास से इनफैक्ट, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, ये जब आपको छोटी क्लास में पढ़ाया था तो आपको सिर्फ फॉर्मूला बताया था, कोई डेरिवेशन तो नहीं बताया था, ये इसका डेरिवेशन है। इस फॉर्मूले को डिराइव करो जहां से भी करते हो, और वहां पे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, तो यू विल गेट दिस, और इससे आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। सब चीजों का सोर्स एक से मिल जाता है फिजिक्स में, मतलब लिमिटेड चीजों से मिल जाता है, तो वो सोर्स पता होना चाहिए। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का सोर्स ये है, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसमें लगाऊंगा तो वापस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, दैट इज वी इज इक्वल्स टू यू। ओके, समझ में आया। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इक्वेशंस ऑफ मोशन मैं आपको कैलकुलस फॉर्म में लिख के दिखाता हूं। इक्वेशंस ऑफ मोशन मैं आपको कैलकुलस फॉर्म में लिख के दिखाता हूं, सिर्फ लिख के दिखाता हूं, जितना समझ में आए थोड़ा सा लिख लीजिएगा। जब भी कैलकुलस पढ़ाऊंगा मैं तब आपको थोड़ा सा हेल्प रहेगा। इफ एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट है। एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस इंटीग्रल ऑफ जो भी फंक्शन मतलब एक एक्सप्रेशन होती है, पॉलिनोमियल होता है, जो भी फंक्शन है जिसके साथ भी हो रहा है उसका इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू टी, और वो
इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। अब इंटीग्रल का मतलब मैं बताऊंगा, अभी वर्ड ले लीजिए इंटीग्रल, और दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रल। अब दूसरा, जो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन थी, दो ही थी बेसिक, s इज इक्वल टू यू टी, तो यू टी तो ठीक है क्योंकि u कांस्टेंट है, t टाइम इंटरवल है, फिक्स रहेगा, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम का, फंक्शन ऑफ टाइम का dt और उसका dt का इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से टाइम तक। बेसिकली यहाँ पे दो इंटीग्रल्स आने चाहिए, इसने एक ही बना रखा है, डबल इंटीग्रल ऑफ जो भी एक्सप्रेशन, जो भी ये फंक्शन ऑफ टाइम है, जो एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन है, जो बेसिकली एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन है, उसका डबल इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट देगा। ये जो ब्लैक में लिखा है ये नहीं समझ में आया होगा, बट ठीक है, कुछ लिखा है मैथमेटिकली, मैंने गेट यूज टू इट, स्टार्ट गेटिंग यूज टू इट, ठीक है, हटा भी दिया। नहीं समझ में आया, ऑब्वियसली नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इंटीग्रल समझाऊंगा मैं, तब समझ में आएगा। अब मुद्दे की बात, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, अगर हम फ्री फॉल कंसिडर करें, अगर हम फ्री फॉल कंसिडर करें तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू g के बराबर हो जाएगी। अर्थ जिस फोर्स एंड अप्लाइड, फोर्स तो कांस्टेंट नहीं रहता है, बट अप्लाइड एक्सेलरेशन, अर्थ जिस एक्सेलरेशन से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है वो कांस्टेंट रहता है और उसकी वैल्यू g बोलते हैं। फ्री फॉल के टाइम पे a की वैल्यू g से सब्सटीट्यूट कर सकते हो, या -g से सब्सटीट्यूट कर सकते हो, या -9.8 मीटर पर सेकेंड से सब्सटीट्यूट कर सकते हो, अगर आप ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो। मैं g से सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ अभी, कोई -g से करे तो दिक्कत नहीं है, उसने g को 9.8 लिया है और माइनस लगा दिया, मैं g को ही -9.8 ले रहा हूँ, तो v इज इक्वल टू u प्लस gt हो जाएगा। और अगर फ्री फॉल है, मतलब ऑब्जेक्ट शुरू से रिलीज करी गई है, तो v इज इक्वल टू gt हो जाएगा क्योंकि u 0 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर u इस केस में भी 0 ले रहे हो क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपने सिर्फ ड्रॉप करा है, ऑब्जेक्ट को आपने सिर्फ ड्रॉप करा है, फेंका नहीं है, ऑब्जेक्ट को आपने सिर्फ ड्रॉप करा है, तो s इज इक्वल टू यू टी 0 हो जाएगा, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली इसके लिए लिख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, u 0 हो जाएगा। तो ठीक है, ओके, क्या बच गया, ग्राफ बच गए। ग्राफ दो वेरिएबल्स को रिलेट करते हैं, यहाँ पे तीन पैरामीटर्स, तीन फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको टाइम के साथ रिलेट करेंगे, तो तीन तरह के ग्राफ बनते हैं, xt, vt और at। अब मोशन कितने तरह के होते हैं, मोशन भी हमने ऊपर से पढ़े, 3-4 तरह के पढ़े वैसे तो, बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को जनरली 9th क्लास में पढ़ते नहीं है। तो 3 तरह के मोशन, रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन तीनों को बारी बारी इन तीनों पे डिस्क्राइब करेंगे। तो रेस्ट के 3 ग्राफ बनेंगे, यूनिफॉर्म मोशन के 3 ग्राफ बनेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के 3 ग्राफ बनेंगे। ये 9 के 9 ग्राफ आपको अपने मन से बनाते हुए आने चाहिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मैं at पे कैसे रिप्रेजेंट करूँ, vt पे कैसे रिप्रेजेंट करूँ, xt पे कैसे रिप्रेजेंट करूँ, एंड सेम फॉर यूनिफॉर्म एंड सेम फॉर रेस्ट। ठीक है, अब ग्राफ, मैथमेटिकल एंड से ग्राफ, अगर मैं ग्राफ ऐसा बना रहा हूँ तो इट इज़ अ कांस्टेंट ग्राफ, ये बता रहा है कि y में कुछ चेंज नहीं हो रहा x के चेंज के साथ साथ। अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाता हूँ तो y में एक लीनियर चेंज है x के चेंज के साथ साथ, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं ग्राफ पे एक डिटेल्ड 1 या 2 क्लास वापस से ले सकता हूँ प्रैक्टिस की। और ये ग्राफ x में y में कितना चेंज है x के साथ साथ, तो यहाँ पे x में लीनियर चेंज है
और यहाँ पे एक पैराबोलिक चेंज है या क्वाड्रेटिक चेंज है या नॉन लीनियर चेंज है। नॉन लीनियर चेंज है, नॉन लीनियर चेंज बहुत टाइप के होते हैं, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि पैराबोलिक चेंज है विच इज डिस्क्राइब्ड बाय अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, y इज इक्वल्स टू एक x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। ठीक है, समझ में आया? फिर किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो उसके y एक्सिस पे जो क्वांटिटी और x एक्सिस पे जो क्वांटिटी, उन दोनों को डिवाइड कर दो तो जो यूनिट आपको मिलती है उससे आप जज कर सकते हो कि वो स्लोप क्या दे रहा है। जैसे xt ग्राफ का स्लोप मेरे को वेलोसिटी दे देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का x डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप मेरे को वेलोसिटी दे देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मेरे को एक्सेलरेशन दे देता है। और एक और चीज़ एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व y एक्सिस पे जो क्वांटिटी और x एक्सिस पे जो क्वांटिटी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उनकी यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो, नई यूनिट जो बन रही है वो बोल दो कि ये ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व मेरे को ये क्वांटिटी दे रहा है। जैसे अगर मैं वेलोसिटी टाइम, नीचे चलेगा सब कुछ, जैसे अगर मैं वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर द कर्व निकालूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट दे देगा, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम की यूनिट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। रिलेटिव वेलोसिटी में एक लाइन बताऊंगा मैं बस, जब मैं मेरे रेस्पेक्ट में जब मेरी वेलोसिटी v है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो जब मैं मेरे रेस्पेक्ट में दूसरी ऑब्जेक्ट्स, बिल्डिंग हुई, दूसरा पर्सन हुआ, एक कार मूविंग हुई, या एक कार मेरी तरफ आती हुई, या चिड़िया चलती हुई, या दूसरा मून है, कुछ भी है, या अर्थ है, पूरी की पूरी अर्थ है, मेरे रेस्पेक्ट में जब मेरी वेलोसिटी v है अर्थ के रेस्पेक्ट में, इस डायरेक्शन में, मेरे रेस्पेक्ट में मैं चीज़ों की वेलोसिटी देखता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू मी, चीज़ों की वेलोसिटी देखता हूँ, और मेरी कंडीशन मैंने बता दी कैसी है। तो मेरे को हर ऑब्जेक्ट में से माइनस वी करना रहेगा, तो हर ऑब्जेक्ट में से माइनस वी करना रहेगा, मतलब हर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में से मेरे को माइनस वी करना रहेगा, तो मेरे को मेरे रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पता चल जाएगी। जब मैं इधर जा रहा हूँ तो मेरे रेस्पेक्ट में आप उधर जा रहे हो, जब मैं इधर जा रहा हूँ तो मेरे रेस्पेक्ट में आप उधर जा रहे हो, तो मेरी वेलोसिटी के अपोजिट वेलोसिटी आप में दिखती है मेरे को, तो आप में दिखती है मेरे को, तो आपकी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है उसमें मैं मेरी नेगेटिव वेलोसिटी को जब ऐड कर दूंगा, जब मैं मेरी नेगेटिव वेलोसिटी को ऐड कर दूंगा, तो मुझे आपकी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मी पता चल जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट मैप ऑफ काइनेमैटिक्स, दिस वाज द कॉन्सेप्ट मैप ऑफ काइनेमैटिक्स। 1 घंटे